हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे बायोलॉजी विद टीआर यूट्यूब चैनल पर। कल हम क्या कर रहे थे, आपके क्लास 10 का हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम था उसका हम जो पेपर सॉल्यूशन वो कर रहे थे। आज जहाँ पर हम कल हमने छोड़ा था उससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपना हुआ था ये थर्ड प्रश्न का फर्स्ट का है यशद लेपन क्या है? यशद गैल्वेनाइजेशन। तो लोहा या इस्पात, जो आपके लोहा और इस्पात है इसके ऊपर उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक लेपन किया जाता है। किसका? जिंक का। जेड की एक लेयर चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं यशद लेपन कहा जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से क्रिया करेगा तो आपका विरंजक चूर्ण आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है आपका? CaOCl2। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसे दर्शाने वाला नामांकित क्षेत्र बनाइए। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, हमें पता ही है। हम क्या करें, अपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम पर दे रखा है। ये रहा कुछ इस तरह का है। एक मेटल रोड दे रखी है हमने, उसके ऊपर हमने मोम के टुकड़े लगाए थे और ये कुछ इस तरीके से। कहाँ गई आपका ये डायग्राम? ये डायग्राम किधर गया? डायग्राम ये रहा, यहाँ पर गौर कीजिए। ये आपका डायग्राम है। ये कौन सा है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके अंदर अपने पास क्या है, ये स्टैंड है और स्टैंड पर हमने यहाँ पर क्या एक बर्नर लाया और उसको अब एक मेटल वायर है। मेटल वायर मतलब धातु है। अब धातु यहाँ पर हमने वैक्स मोम लगा रखी। क्या लगा रखी है? मोम। जब ये मेटल्स, अगर मेटल्स आपकी जो ऊष्मा की चालक है, मतलब अच्छी चालक है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे मेटल गर्म होगा। जो धातु है वो गर्म होगी। जब गर्म होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे हीट आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, फिर ये मेटल पर आएगी, ये वैक्स पर आएगी, वैक्स मतलब मोम पर आएगी। फिर मोम जब ये गर्म होगा तो मोम पिघल कर नीचे तरफ गिर जाएगी। ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है या बेस्ट डायग्राम है किसका? आपका जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। फिर आपके कह रखा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यही है ना सूत्र? क्या हुआ, जो कार्बन के जो नंबर है हाइड्रोजन उसके दुगुने का 2 अधिक होगा, ये एल्केन का। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है रक्त दाब का प्रास कितनी होती है? प्रास, ठीक है, ब्लड प्रेशर का कितना होता है? 120/80 mm/Hg। कितना होता है? 120 और डिवाइड 80 mm/Hg, 120/80 mm/Hg। ओके, चलिए आगे क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। जो अपने मानव मस्तिष्क के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी मतलब जो ग्लैंड है, उसके जो हार्मोन स्रावित, तो आपकी एक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड। ओके, चले आगे चलते हैं। आगे कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, फिर एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय जीवों के जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें क्या क्या अंतर है? जो अब मैं एक कोशिका की बात करूँ, वो क्या करते हैं, उसकी जो सिंपल सा कोशिका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। और मैं वो कोशिका की बात करूँ तो वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों के माध्यम से उसका क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर मतलब जनन करते हैं। फिर आपको कह रहा है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में लगाए जाने वाले गोलीय दर्पण का नाम क्या है? मतलब जो वाहन अपनी गाड़ियों के जो आगे जो फ्रंट में जो मिरर लगा होता है, उसकी जो मिरर होता है उसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है? उसके अंदर होता है उत्तल। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स।
कौन सा होता है, कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, आगे कौन सा प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण का उपाय क्या है। जरा दृष्टि दोष क्या है, अब जब अपनी एज बढ़ती है, समय के साथ अपनी एज बढ़ेगी, हम बूढ़े होंगे, तो हम बूढ़े होंगे तो क्या हमारी आंखों की जो जो पास में जो देखने की और दूर देखने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है, मतलब हमें पास का और दूर का दिखाई देना बंद कर देता है, तब उसको क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसके निवारण के उपाय क्या है, हम द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब उत्तल और अवतल, आपने देखा होगा जो अपने दादा दादी होते हैं उसकी जो ये लेंस है, उस लेंस के अंदर क्या होता है, इस साइड में ये दो लेंस है, एक यहाँ पर और एक नीचे, तो ये है द्विफोकसीय लेंस। कौन सा, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस। ओके, फिर कहता है कि विद्युत परिपथ में ए मीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें क्रमशः लिखा, तो आपको इस हिसाब से ही जवाब देना है कि विद्युत परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। पढ़ा ना हमने वोल्ट मीटर, ये जो ए मीटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, और वोल्ट मीटर है कैसे, पार्श्व क्रम में जोड़ते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था अपना, और ये कंडक्टर से वायर से कनेक्टेड था, ये कैसा पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, पैरेलल, और ये सीरीज है, ये श्रेणी क्रम में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आहार जाल किसे कहते हैं। आहार जाल, हम बात करें खाद्य श्रृंखला की बात है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं खाद्य आहार जाल, फूड वेब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। आपका क्या दे रखा है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और इधर दे रखा आपका CaNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल। आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस की कैसे करनी है, इसमें ये लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लगा दो, दो ये हो जाएगा, दो नाइट्रोजन, दो हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर दो, ये आपकी बैलेंस होगी। एक है दो, और ये हो जाएंगे दो चार, और ये हो जाएंगे चार, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, सॉरी 6 है, और ये हो गए 7 और 8 ऑक्सीजन, और ये हो जाएंगे यहाँ पर 2, और ये 6 और 2 8, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए फिर आगे आपका 5वां क्वेश्चन दे रखा है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या आपका CaCl2, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, आपने थोड़ा गौर किया हो तो, विरंजक चूर्ण का है ना। कौन सा क्वेश्चन था आपका, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। फिर आपका कह रहा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या होगा, Na2CO3 और डॉट 10H2O। ठीक है, फिर आगे दे रखा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, कितना होगा, हाफ H2O, कल मैंने शायद 1.5 लगा दिया था जी, आई थिंक। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3। ठीक है, ये हो गया। फिर सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपका सोडियम जो मेटल है वो क्या होता है, हाईली, मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च क्रियाशील तत्व है, और जब ये वायु के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, आर्द्रता के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, ये तुरंत से आग पकड़ लेगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको केरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं, डिबो करके रखा जाता है केरोसिन को। फिर ये कहता है निस्तापन तथा वर्जन में क्या अंतर है, निस्तापन तथा वर्जन में क्या अंतर है। अब निस्तापन क्या होता है, जो आपका जिंक का जो कार्बोनेट है, जो जिंक कार्बोनेट है, उसको क्या करना, गर्म करके जो उसकी ऑक्साइड बनाना, किसकी, ZnO, जो जिंक ऑक्साइड आपका बनाना, वो आपका क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, निस्तापन। इसमें क्या जो वायु है वो क्या लगनी नहीं है, वायु बहुत सीमित मात्रा में, मतलब वायु का डिस्कनेक्ट कर दो, ऑक्सीजन नहीं है अपने पास। आपके पास क्या है ZnCO3 वो क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड की क्या बन जाएगी यहाँ पर आपकी, ये बन जाएगी ऑक्साइड बन जाएगा इसका, और साथ में यहाँ पर CO2 निकल जाएगा। वायु सीमित होना चाहिए, वायु नहीं लगानी है। वर्जन अभिक्रिया, वर्जन में क्या, अब वर्जन क्या होता है, बेरिन सॉरी, वर्जन में क्या होगा, जो जिंक सल्फाइड है, क्या आपका जिंक सल्फाइड है, इसकी वायु के साथ और इसको हीट करना है तो इसका जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। इसमें भी क्या ऑक्साइड पड़, इसमें ऑक्साइड है, इसमें क्या था आपका कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट, इसमें जिंक का सल्फाइड है। तो इसे अब क्रिया करके आपको क्या बनाना है, जिंक ऑक्साइड बनाना है, और साथ में कौन सी निकल जाएंगी, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी, यानी निकलेगी ना, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी वर्जन है, ये वर्जन है, और ये क्या नाम है इसका, निस्तापन। ओके, ये निस्तापन है। आगे कह रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होगा। अब मैं वायवीय श्वसन की बात करूँ, वायवीय मतलब वायु की उपस्थिति में, दूसरा अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में। और वायवीय श्वसन में अंदर जो आपका ग्लूकोज है उसका पूर्ण विखंडन होगा, अवायवीय में कम होगा। ठीक है, और बात करूँ मैं इसकी आपकी वायवीय श्वसन के अंदर जो आपके उत्पाद बनेंगे, क्या बनेगा आपका CO2 बनेगा, H2 बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, और बाद में बात करूँ अवायवीय श्वसन की बात करूँ, उसके अंदर आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा और एल्कोहल बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। ठीक है, ये इसके क्या है आपके, क्या है इसमें अंतर है। आपको इसमें से कोई भी दो अच्छे लगे और जो फूट रहे लगे आपको वो लिख देना है। मानव जो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है, ये आपका है सेरिबेलम। कौन सा है, सेरिबेलम, इन्हें बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ओके, फिर मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन का नामांकित चित्र बना दो। फेलोपियन ट्यूब, और उसके ओवेरी होगी, नस्य होगा, गर्भाशय होगा, मतलब जो भी आपके होगा उसको आप बनाना है, आपकी किताब में अंदर ड्राइंग दे रखी है। फिर ये कह रहा है प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। जो लेंस है, लेंस का जो मध्य बिंदु है वो उसका क्या है, जो लेंस का जो केंद्र बिंदु है उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। फिर बात आती है ध्रुव की। ध्रुव क्या है, जो आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे आपके दे रखा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। आकाश के अंदर वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल है नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं तो काला ही तो दिखेगा। सब कुछ काला काला है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये देखो काले अक्षर। फिर आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसके अंदर उपक्षयन तथा अपक्षयन दोनों अभिक्रिया एक साथ में होती है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उदाहरण दे दो वाला रिएक्शन अपनी। फिर आगे क्या करा है, ZnCaSO4 और A और प्लस के, हाँ यार Ca की जगह आ जाएगा कॉपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत करना कि जो A के जो ऊपर आप कॉपर को ही चेंज कर दो, कॉपर कैल्शियम आएगा नहीं, कि कैल्शियम तो कम अभिक्रियाशील है, किससे, जिंक से, तो उसको तो विस्थापन होगा ही नहीं, ये तो राजा बैठा है। कैल्शियम तो खुद राजा है, जिंक है वो कम अभिक्रियाशील है तो वो तो विस्तारित करेगा नहीं। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा करेक्शन, हो जाएगा आपका ये हो जाएगा Zn + CuSO4, और ये आपको A बताना था, और साथ में क्या निकल रहा है आपका कॉपर है अलग, और ये इसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4 बन जाएगा। ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे।
माँ के शरीर में गर्भ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है? प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। यदि कोई महिला कॉपर्टी का उपयोग करती है तो क्या यह उसकी यौन संचालित रोगों से सुरक्षा करेगा? नहीं। क्यों करेगा भाई? जो आपकी जो कॉपर्टी है वो कहाँ पर थी? वो कहाँ पर थी आपकी? यहाँ पे तो थी। कॉपर्टी तो यहाँ पर आके लग जाती थी, है ना? ये इसका वजाइनल ओपनिंग होगी। अब बताओ कहाँ होगा? नहीं होगा ना। तो यौन संबंधित रोगों से सुरक्षा नहीं करेगी। HIV एड्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। आपको क्या, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, कॉन्डोम वगैरह है, उनका प्रयोग करो, उनसे रोका जा सकता है। मतलब यौन संबंधित रोग है वो नहीं होंगे, इनसे तो हो सकता है ना। ये तो इंसर्ट की हुई है, अंदर की तरफ है। जो योनि है आपकी, जो वजाइना, उसके अंदर की साइड इंसर्ट कर रखी है। ठीक है। चलिए आगे आगे क्या कर रहा है? पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का नामांकित चित्र बना लो या बताओ वापस, किताब के अंदर दिया हुआ है आपका। ठीक है। अंदर बाह्य दल, आपके दल दे रखे हैं, छोटे छोटे दे रखे हैं सारे, पुंकेसर वगैरह बना लेना। परागकण किसे कहते हैं? स्वपरागण, पर परागण को समझाइए। पर परागण क्या है? जब आपके जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है? जो स्टिग्मा होता है, मतलब वर्तिकाग्र होता है, और जो परागकण, जो परागकोश है, जो परागकोश से परागकण है, वो उसका स्थानांतर कहाँ होगा? उसके जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र के ऊपर होगा, मतलब स्टिग्मा के ऊपर होगा। जब ये उसके परागण का वर्तिका के ऊपर आना, वही क्या परागण है। अब दूसरी बात कही इसमें, सब परागण पर परागण। सब परागण पर परागण क्या है? सब मतलब उसी का सेम फूल है। और पर परागण के अंदर क्या है? कोई दूसरा फूल है। एक ये पुष्प है, कोई दूसरे प्लांट का पुष्प है, वहां से उड़ करके जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर कुछ कीट पतंगों के द्वारा उसके अंदर जो परागकण है उनका इसके वर्तिका के ऊपर गिरना, फिर वर्तिका से होता हुआ उसके अंडकोशिका तक पहुंचना, फिर वहां से क्या संलयन होता है। आपके ये दे रखा है डायग्राम, कौन सा? हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, ये वाला डायग्राम। ठीक है। ये क्या इसकी वर्तिका है, स्टिग्मा है। अब ये यहाँ से जो परागकण है, ये परागकण यहाँ से ये जाकर इससे वर्तिका के ऊपर गिरेंगे, और ये हो जाएगा आपका परागण। और जो एक ही पुष्प का अगर प्लांट है, एक ही पुष्प, एक ही प्लांट का जो एक ही पुष्प, मतलब दोनों, मतलब आपका द्विलिंगी पुष्प है, उसका सेम का उसी पुष्प के ऊपर गिरना, स्वपरागण। कोई अन्य, कोई दूसरा पुष्प है, वहां से वहां स्थानांतरण क्या हो जाएगा? परपरागण। ओके। चले आगे आगे चलते हैं। बोलता है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उस अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसा है? 2 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। मीठा है, मीठा है। ये यहाँ से हो जाएगा कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? मतलब पावर क्या करनी? पावर तो कैसे होगी? मीटर में होती है ना। पहले इसको क्या बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे क्या? मतलब भाग देंगे किसका? 100 का भाग दे दो, सही होता है ना। तो 100 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? इसमें 100 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 0.02 मीटर बराबर है। अब दर्पण कौन सा कह रखा है? ये इसने कहा है दर्पण है आपका है अवतल लेंस है। सॉरी, अवतल लेंस है। सॉरी, क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो होती है नेगेटिव होती है। कौन सी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, डन है। और आपका हो जाएगा, फिर लगाओ फॉर्मूला, लगाओ, कितना हो जाएगा? पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो ये हो जाएगा पी बराबर, ये हो जाएगा 1/0.02। ओके। ये पॉइंट उड़ेगा, ऊपर 0 आएंगे, 1 2, इसका इसका भाग देंगे, आ जाएगा -50 डायोप्टर। क्या आ जाएगा? -50 डायोप्टर आएगा। ओके। चला आगे आगे ये कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है।
अवतल अंदर ये मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। ये ध्रुव है। जब अवतल दर्पण के जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, तब जिस बिंदु से होकर गुजरेगी या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो अवतल दर्पण का क्या कहला जाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। ये प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये जिस बिंदु पर ये मिल रही है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। किसका? अवतल दर्पण का। ओके, ठीक है। और उत्तल दर्पण के क्या होगा? जब पीछे की तरफ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे आपका कह रहा है विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ क्या होगा? कोई भी विद्युत, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। धारा क्या मात्रक हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? एम्पियर। डन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है। आई का मान कितना है? 0.5 एम्पियर है। विद्युत धारा आई बराबर दे देगी विद्युत धारा ये। तो 10 मिनट तक प्रभावित करने पर टाइम कितना दे रखा है? टी दे रखा है 10 मिनट। अब मिनट हम क्या करें? इसको सेकंड में परिवर्तित करेंगे। सेकंड से करेंगे, क्या करेंगे? इसको गुना 60। ये कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। ओके, फिर ये क्या करें? तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है। आई बराबर क्या होता है? हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। आई बराबर होता है QT। आवेश ज्ञात करना है, मतलब क्यू क्या आवेश है? आवेश ज्ञात करना है, इसका करेंगे मतलब ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? IT बराबर क्यू। आई का मान कितना है? 0.5, ठीक है, गुणा, और टी का मान कितना है? 600 बराबर हो जाएगा क्यों? जब किसी भी संख्या का 0.5 से मल्टीप्लाई होता है, तो आगे वाली संख्या है वो उसकी हाफ हो जाती है। जी ना, आप पढ़ा है ना? वही हो जाएगा 300, और हो जाएगा ये किस मात्रा कूलम में आएगा? आवेश का जो मात्रा क्या है? कूलम है। तो कितना हो जाएगा? आवेश कितना हो जाएगा? 300 कूलम। ओके, सही है ना? हाँ, ये 600 ओके, डन है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जब आपका कोई चालक तार है, कंडक्टर वायर है, उसके अंदर विद्युत धारा बहती है, तो वो कंडक्टर वायर क्या हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर गति करते हैं किसकी तरफ? जो चालक तार है उसके धन आयन की तरफ। जब धन आयन की तरफ जाएंगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उसको देंगे, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा कहाँ से लेंगे? जो स्रोत है जहाँ से आपका करंट आ रहा है, वहाँ से उसको करंट लेगी, और किसको देगा? उसके धन आयन को देगा। अब धन आयन को देगा तो क्या उसमें ऊष्मा क्या होगी? उसमें संग्रहित होगी। जब ऊष्मा संग्रहित, उसमें जो कंडक्टर वायर है, जो आपका तार है, वो क्या होगा? हीट करेगा। जब वो कंडक्टर वायर हीट हो रहा है, तो वही उसका क्या है? ऊष्मा का तापीय प्रभाव। ओके, लिख लोगे? चलिए आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री, 20 ओम की पर कितनी है? 20 ओम की। आर बराबर कितना दे रखा है? 20 ओम दे रखा है। विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर की विद्युत धारा, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा है, और अगर 30 सेकंड तक, टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 30 सेकंड दे रखा है। अब क्या कर रहा है? आपका उत्पन्न ऊष्मा का मान का परिकलन कीजिए। सेम हर बार क्वेश्चन आने वाला, क्या हो जाएगा? ये गुड़िया का मेन डाउट है सर, हर बार आता है, सॉल्व कराइए। ये हो जाएगा H बराबर होता है I/R/T। अब इसको कैसे पढ़ाएगा बताओ? और इसको भी पढ़ाएगा? क्या होता है? I/R/T, ठीक है। H बराबर I²
RT। अब मान रखना है I कितना देर का है 5, R का मान कितना देर का है 20 एंड और समय देर का है आपको 30। इसको करेंगे 25 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 600, 3 दूनी 6, ये 100, ये हो जाएगा 5 30 और 6 दूनी 12 और हो जाएंगे 15 और ये हो जाएंगे ये 2 जीरो है ना, हाँ 15,000 क्या हो जाएगा 15,000 जूल, क्या हो जाएगा 15,000 जूल। तो 15,000 जूल है तो ये हो जाएगा, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ 15 किलो, 15 किलो जूल, ये भी कह सकता हूँ 15 किलो जूल। हाँ ठीक है 1 किलो 1000 15 किलो जूल, ठीक है दोनों दोनों सही है, ठीक है दोनों सही है। या आगे 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 क्या कह रहा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण क्या होता था हमने पढ़ा था, जब हम एथीन, किसकी बात करें एथीन की, एथीन क्या था डबल बॉन्ड वाला, पीछे ईन है, क्या है ईन है, क्या है ईन। अब देखो एथीन की मैं बात कर रहा हूँ, एथीन हमारे पास ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं इसकी मैं क्रिया करवा रहा हूँ H2 से, यहाँ पर अपना कैटलिस्ट प्रेजेंट है निकल, निकल क्या है निकल, निकल है, ठीक है निकल कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है। तो क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है इससे क्रिया करेगा तो इसके जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा और ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा C एथेन, क्या बन जाएगा एथेन। ये अपना क्या था ये एथीन था और ये आपका बन जाएगा एथेन, क्या बन जाएगा एथेन बन जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं वनस्पति फैट या फिर वेजिटेबल फैट या फिर इसको बोल दो वनस्पति घी, क्या बोलेंगे वनस्पति घी, वनस्पति घी। और ये वनस्पति क्या है तेल, क्या है वनस्पति, वनस्पति सही है ना हिंदी में भी, वनस्पति तेल। ओके, अब क्या है जब मैं एथीन की क्रिया, जब मैं एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाता हूँ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो मुझे एथेन मिलता है, यही क्रिया आपकी कहलाती है हाइड्रोजनीकरण। और क्या कह रहा है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है इसमें कुछ कहा है इसने और साथ में कहा गया इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यूज क्या है इंडस्ट्रियल, तो क्या है जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए तो हम कौन सा खाना है, हमें ये वनस्पति तेल खाना है, क्यों क्योंकि इसके बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। अब इसके जो हाइड्रोजन यहाँ से निकालना मुश्किल है, इसको तोड़ नहीं पाएगा तो हमें ये नहीं खाना, हमें ये, ठीक है वनस्पति तेल। हाँ आगे दे रखा है, क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी बनानी है CO2 की बनानी है, किसकी बनानी है CO2। कार्बन है, कार्बन कार्बन के जो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, कितने हैं 4 है, ठीक है। अब 4 है तो पास में क्या ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है 1 2, ठीक है इसको क्रॉस से बना लो, ठीक है 6। अब ऑक्सीजन को 8 चाहिए, कार्बन को भी 8 करना है, ये इसके क्या कर देगा इसको 7 रिश्ते बनाएगा गहरे वाले, ये इसने
इसने रिश्ते बनाए गए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन भी वहाँ पूरा करेगा, ये ऑक्सीजन है पूरा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी ऐसे पूरा कर लेगा अपना बाह्यतम कोष पूरा कर लेगा 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगी किसकी? CO2 की बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे कह रहा है प्रोपेनॉल। किसकी बात कर रहा है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल पीछे ऑल आया है, ऑल का मतलब क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। अब एल्कोहल की कैसे बनेगी? एल्कोहल की मैं बना के देखूँ तो क्या बोला? ये कितने कार्बन है? मैथ एट प्रॉप, मैथ एट प्रॉप, मैथ एट प्रॉप और ऑल आया पीछे तो वही जोड़ दो। ठीक है, ये बना। अब क्या करना है? इसकी अगली वाली वैलेंसी जोड़ दो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये तो क्या बोलना? बिंदु संरचना बनाई, तो बिंदु संरचना बना लो अपने। क्या ये बना लो ऐसे स्टार से स्टार स्टार ठीक है जी। 1 2 3 4 5 ऐसे रहने दो और ये हो जाएगा ऐसे क्रॉस, ये हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का कैसा ऐसा है? ये कर लेगा अपना यहाँ से हाइड्रोजन कर सर क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये हाइड्रोजन कर लेगा अपनी, ये हाइड्रोजन कर लेगा आगे आगे, ये हाइड्रोजन कर लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन कर लेगा, ये हाइड्रोजन कर लेगा, ये हाइड्रोजन कर लेगा, ये कर लेगा, ये ऑक्सीजन कर लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये काम बीच वाला काम जा रहा है साइड में, ये कर लेगा अपनी। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी तो ये भी कर लेगा ऐसे करके ये अपना आउटलेट ऐसे वगैरह पूरा कर लेगा। ठीक है, ऐसे करवा लेना, कर सकते हैं ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है, कर लेना। ठीक है, बाकी फॉर्मूला याद रखना कौन सा है? C 1 2 3 कार्बन वो जोड़ दो। ठीक है, ये क्या? एल्कोहल है। क्या है? एक तरह का एल्कोहल, ये वाला सामाजिक बुराई। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन होगी संरचना, फिर आगे कह रहा है, आगे अगला प्रश्न है 19वां। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल तथा क्षारक आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कर दो किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनेगा? NaCl एक्वस बनेगा, NaCl तो बनेगा और साथ में क्या बनेगा? NaCl बन गया और क्या बन जाएगा? NaCl और यहाँ से पानी बाहर, पानी तो बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, ये अम्ल है, बेस एसिड, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये आपकी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया अच्छे से। आगे दे रखा है आपका, ठीक है, आगे दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म कर दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म कर दो। NaCO3 इसको करना है हीट। जब इसको हीट करेंगे तो ये निकलेगा Na2CO3
और साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पानी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये इसकी रिएक्शन होगी, लिख देना इसको। फिर ये क्या कहता है, क्रिस्टल के जल से आप क्या समझते हैं। जब कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर जितने जल के अणुओं की मात्रा रासायनिक तौर पर जुड़ी होती है, रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ी होती है, वो इसका क्रिस्टलन जल कहलाता है। अभी कह रहा आगे क्या, धोने के सोडे में कितने अणु क्रिस्टल जल का होता है, 10 होता है। कौन सा होता है, 10। ये तो है, ये Na2CO3 10H2O, ये वाला। इसी के साथ आपका हो गया पूरा, ठीक है, लिख लो। ये आपका कंप्लीट पेपर क्लास 10 का सॉल्व हो चुका है। और जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यारा सा अमूल्य कमेंट करना नीचे, और आप हमें पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। गुड नाइट।